नमस्ते। आज हम लोग देख रहे हैं कक्षा 8 अध्याय 3 खनिज और शक्ति संसाधन। ये कक्षा 8 की भूगोल की पुस्तक है, उसी में से ये तीसरा अध्याय है। पहला शब्द है हमारा खनिज। खनिज का अर्थ होता है प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ जिनका कि निश्चित रासायनिक संगठन हो। ठीक है, 2:1 या 1:8 या कुछ भी इस प्रकार की जो भी संगठन है वो एक निश्चित प्रोपोर्शन में हो। ठीक है, शैल किसे कहते हैं? तो जिनमें खनिज अवयवों के अनिश्चित घटक होते हैं और एक या एक से अधिक खनिजों का समूहन होता है, वो शैल कहलाता है। बहुत से जो खनिज होते हैं वो मिलकर एक शैल का निर्माण करते हैं, ये कह सकते हैं। और इनमें जो खनिज के अवयव होते हैं उनका संगठन जो होता है वो अनिश्चित होता है। खनिजों के अगर हम प्रकार की बात करें तो मुख्यतः दो प्रकार के खनिज कहलाते हैं। एक होता है धात्विक और दूसरा होता है अधात्विक। धात्विक खनिज जो होते हैं वो धातु के अंतर्गत आते हैं, जो भी हमारे धातु होते हैं, और अधात्विक जो होते हैं वो अधातु के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब धात्विक जो खनिज होते हैं उसमें भी दो प्रकार हैं। पहला है हमारा लौह और दूसरा है अलौह। लौह वाले खनिज जो होते हैं वो हमारा जो है लोहा वगैरह जो है वो सभी चीज़ें हैं। अलौह में जो है सोना चांदी ये सभी चीज़ें आ जाते हैं। अयस्क क्या होते हैं, जिसे हम लोग ओर भी बोलते हैं। ये शैल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है ये ओर कहलाते हैं। खनिजों का निष्कर्षण, खनिजों का जो निकालना है वो 3 प्रक्रियाओं के तहत गुजरता है। पहला है खनन, दूसरा है प्रवेधन, तीसरा है आखनन। और खनन में ही 2 प्रकार होते हैं, एक है विवृत और दूसरा है कूपकी। तो हम लोग देखते हैं इसमें जो शब्द आ रहे हैं। हमारा पहला है खनन। ये पृथ्वी के खनिज के अंदर दबी शैल, जो भी पृथ्वी के अंदर की दबी शैलें होती हैं उनसे जो खनिज को बाहर निकालने की प्रक्रिया होती है वो खनन कहलाती है। वहीं इसके अंतर्गत जो विवृत खनन होते हैं, ये खनिज जो होते हैं कम गहराई में स्थित होते हैं और इनके जो हमारा पृथ्वी का जो तल होता है उसके पृष्ठ स्तर पर भी उसको हटाकर हम लोग निकाल सकते हैं, वो विवृत खनन के अंतर्गत आते हैं। माइका वगैरह इसके अंतर्गत हम लोग देख सकते हैं। गहन वेधन क्या होता है, जिसमें गहन वेधन मतलब बहुत अंदर जो खुदाई होती है उसे हम लोग कूपक बोलते हैं। और अधिक गहराई में स्थित जो खनिज निक्षेप तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं उसको हम लोग कूपकी खनन भी कहते हैं। वहीं कुछ पदार्थ हैं जैसे लिक्विड में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये धरातल के नीचे पाए जाते हैं और उनको बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है, वो प्रवेधन कहलाती है। ठीक है, वहीं आखनन जो होता है ये सतह के नीचे की स्थित जो खनिज होते हैं उसको आसानी से खोदकर निकाला जाता है, वो आखनन कहलाते हैं। तो ये सभी जो है खनिजों के प्रकार वगैरह हमने देख लिए। अब हम लोग देखते हैं शक्ति संसाधन। शक्ति संसाधन जो है मुख्यतः जो भी हम लोग ऊर्जा के तहत लिए जाते हैं वो सभी जो हैं शक्ति संसाधन कहलाते हैं। इसमें भी जो शक्ति संसाधन है ये 2 प्रकार से जो है परिभाषित किए जाते हैं। एक है परंपरागत स्रोत, दूसरा है अपरंपरागत स्रोत। परंपरागत स्रोत जो होता है ये ऊर्जा के परंपरागत स्रोत होते हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जाते हैं, ये सभी होते हैं। इसमें जो 2 स्रोत होते हैं मुख्यतः, एक होता है ईंधन और दूसरा होता है जीवाश्म ईंधन। ईंधन वही जो लकड़ी वगैरह जो यूज में आता है, और जीवाश्म ईंधन वो होता है जैसे कोयले वगैरह, इन सब के तहत हम लोग इसमें देखते हैं। कोयला क्या होता है, ये एक तरह से जो है पृथ्वी के अंदर दबकर जो भी लकड़ियाँ वगैरह होती हैं या जो भी इस प्रकार की चीज़ होते हैं वो बहुत समय तक जो अंदर दबे रहते हैं, तो उससे हम लोग अंतर्हित धूप के रूप में भी देखते हैं। और इसका प्रयोग जो है तापीय ऊर्जा में जैसे एनटीपीसी वगैरह है उन सब जगहों पर इसका उपयोग जो है ऊर्जा के लिए किया जाता है। और इसका अगर हम देखें मुख्यतः विश्व में तो चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, इन जगहों में जो है कोयला के निक्षेप पाए जाते हैं। भारत में अगर यदि बात करें तो रानीगंज जो पश्चिम बंगाल में अवस्थित है, वहीं झरिया, धनबाद, बोकारो ये सभी झारखंड में अवस्थित हैं। दूसरा है हमारा पेट्रोलियम खनिज। ये जो है पेट्रोलियम शब्द जो है लैटिन शब्द है, ये पेट्रा जिसे हम लोग शेल कहते हैं, और ओलियम का अर्थ होता है तेल, जिसे हम लोग शैल तेल भी कह सकते हैं। और ये जो होता है शैल की परतों में जो भी रॉक्स होते हैं उसके बीच के लेयर में पाए जाते हैं। और इसका वेधन जो है, इसको जो निकालने की प्रक्रिया होती है अपतटीय जो कोस्टल एरियाज़ वगैरह होते हैं वहाँ पर इनका निकाला जाता है तेल। इसके अंतर्गत अगर हम देखें कि इनसे पेट्रोलियम जिस कच्चे अवस्था में अगर जो पाया जाता है रॉ फॉर्म में, तो उसको प्रोसेस करते हैं हम लोग कहाँ पर, परिष्करणशाला या रिफाइनरीज कहते हैं। और उसके बाद जो हमें चीज़ें मिलती हैं डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक, स्नेहक जिसे हम लोग लुब्रिकेंट बोलते हैं, और पेट्रोलियम या उससे जो भी बने पदार्थ होते हैं वो काला सोना कहलाता है। ठीक है, ब्लैक गोल्ड। इसके जो मुख्य उत्पादक होते हैं वो ईरान, इराक, सऊदी अरब, कतर, असम, मुंबई और कृष्णा और गोदावरी का डेल्टा, ये सभी इसके क्षेत्र में आते हैं। प्राकृतिक गैस जो होता है ये प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेप के साथ ही पाई जाती है। ठीक है, और ये उसको तब निकालते हैं जब ये अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाए जाते हैं, तो उसके साथ साथ या कभी कभी इसे अलग से भी हम निकालते हैं। इसके अगर मुख्यतः बहुत अधिक जो मात्रा में पाए जाते हैं जैसे रूस, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड, और भारत में यदि हम देखें तो जैसलमेर, कृष्णा, गोदावरी का डेल्टा, त्रिपुरा या मुंबई हाई, ये सभी जो क्षेत्र हैं वहाँ पर बहुतायत मात्रा में मिलते हैं। जल विद्युत, ये सभी जो हैं जल विद्युत
इसके इसको जल को जो है टरबाइन वगैरह में घुमाकर इससे विद्युत जो पैदा की जाती है वो जल विद्युत के अंतर्गत होती है। इसमें हम लोग अगर देखें तो पराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील, चीन और भारत में यदि हम देखें भाखड़ा, नांगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर जो नदी पर बना हुआ है वो। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत जो हैं जिसे हम लोग रेगुलरली यूज़ नहीं करते हैं, जिससे हम लोग रिन्यूएबल सोर्स के अंतर्गत भी देख सकते हैं, जिसमें सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के रूप में भी हम लोग जानते हैं। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। विश्व का जो पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश है ये नॉर्वे है, और विश्व का प्रथम सौर और पवन चालित बस अड्डा जो है ये स्कॉटलैंड में है। और पवन ऊर्जा जो टरबाइन जो होता है उसका जो पंखी होता है उसको जो घुमा के ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो वो उसका अगर हम देखें विश्व में अगर क्षेत्र तो नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएस, स्पेन, और भारत में देखें तो गुजरात, राजस्थान या तमिलनाडु, कन्याकुमारी के क्षेत्र में पवन ऊर्जा के जो है स्रोत हमें मिलते हैं। परमाणु ऊर्जा की बात करें तो जो परमाणु का उपयोग करके हम लोग जैसे कि यूरेनियम, थोरियम, इन सब के परमाणु के केंद्रक में जो संग्रहित ऊर्जा होती है उससे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो वो परमाणु ऊर्जा कहलाती है। ये मुख्यतः नाभिकीय विखंडन के पश्चात जो ऊर्जा मुक्त होती है वो इसके अंदर कहलाती है। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और भारत में यदि बात करें तो राजस्थान, झारखंड के पास जो है यूरेनियम के निक्षेप पाए जाते हैं। वहीं बात करें थोरियम की तो ये केरल के तट पर मोनाजाइट बालू के रूप में हमें मिलती है। और परमाणु ऊर्जा केंद्र जो अगर भारत में बात करें तो तमिलनाडु में कलपक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा के पास, उत्तर प्रदेश में नरोरा, कर्नाटक में कैगा, और अभी हाल में गुजरात में भी जो है इसका शुरुआत किया गया है। भूतापीय ऊर्जा के रूप में जो है अगर हम देखें तो जो पृथ्वी के अंदर की जो ऊर्जा होती है उसका उपयोग यदि ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम लोग करते हैं तो वो भूतापीय ऊर्जा के तहत आती है। जैसे यूएसए, न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस, मध्य अमेरिका, इन सब जगहों में बहुतायत मात्रा में इसका प्रयोग करते हैं ऊर्जा के लिए। भारत में देखें तो हिमाचल प्रदेश का मणिकरण और लद्दाख में पूगा घाटी, यहाँ पर मुख्यतः भूतापीय ऊर्जा का प्रयोग हम लोग करते हैं। ज्वारीय ऊर्जा जो होता है ये ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा होती है, और ये मुख्यतः जो समुद्री क्षेत्र होते हैं उनमें जो ज्वार आते हैं, उच्च ज्वार और जो निम्न ज्वार, उन सब की ज्वार की तीव्रता के आधार पर इसका ऊर्जा जो है उपयोग करते हैं हम लोग। विश्व का अगर पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन देखें तो ये पहला फ्रांस में बना था, और विश्व में रूस, फ्रांस, कनाडा ये सब जो है ज्वारीय ऊर्जा का उपयोग करते हैं। और भारत में देखें तो कच्छ की खाड़ी में हम लोग इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो खाड़ी उच्च ज्वार आता है तो उसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। बायोगैस के रूप में देखें तो जो भी जैविक अपशिष्ट होते हैं, जो भी कूड़े कचड़े, सड़े गले जो हमारे जैविक पदार्थ होते हैं, उनको गैसीय ईंधन में जो है बदलने की जो प्रक्रिया होती है वो बायोगैस के तहत आती है, और इसमें हमें मीथेन, CO2 ये सब का जो है मिश्रण मिलता है। इसके अलावा जो है गैस का प्रयोग करने के उपरांत जो चीज़ें बच जाती हैं उसे हम लोग खाद के रूप में भी कर सकते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा उपयोग माना जाता है। और इसमें हम लोग देखें कि वही सब चीज़ों को दिखाया गया है। अब तटीय प्रवेधन के द्वारा जो है यहाँ पर जो है खनन की प्रक्रिया को बताया गया है। खनिजों के वितरण के संदर्भ में जो है विश्व में कहाँ लोहा, तांबा और बॉक्साइट वगैरह की खान है उन सबको दिखाया गया है। यहाँ पे विश्व में जो खनिज तेल और कोयले का वितरण है उसको यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। और बहुत से देशों में पाए जाते हैं उन सब में भी चर्चा की गई है, वो सब बुक में है। और परंपरागत स्रोत ये विद्युत संभरण जो है राष्ट्रीय ग्रिड, जो नेशनल ग्रिड होता है उसके माध्यम से ऊर्जा पारेषण होता है, ऊर्जा का जो है ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरे जगह, उसके संदर्भ में बात की गई है। यहाँ पर खनिज तेल के लाभ और हानि के बारे में बताया गया है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत क्या होते हैं और उनकी क्या जो है लाभ और हानियाँ हैं उन सबको बताया गया है। और तापीय ऊर्जा संयंत्र ये सभी, इसके साथ साथ जो पेट्रोलियम वगैरह है उन सब की चर्चा की गई है। और यहाँ पे ऊर्जा के जो गैर परंपरागत स्रोत हैं जैसे परमाणु ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, इन सब की जो लाभ और हानियाँ हैं उनको बताया गया है, क्या लाभ और हानियाँ होती हैं। ये भूतापीय ऊर्जा का हम लोग किस प्रकार जो है उपयोग कर सकते हैं, किस तरह से होता है, ये मणिकरण में जो है इसके बारे में बताया गया है। वहीं यहाँ पर परमाणु ऊर्जा जो है विखंडन के द्वारा किस प्रकार ऊर्जा का जो है संग्रहण करते हैं हम लोग, ये एक तरह से सोलर कुकर में जो है किस प्रकार खाना पकता है उसके बारे में बताया गया है। ये ज्वारीय ऊर्जा जो उच्च ज्वार और निम्न ज्वार की जो स्थिति होती है उसके संदर्भ में बात की गई है। और ये जो हमारा लास्ट है ये बायोगैस की जो टंकी होती है उसके संदर्भ में ये बात की गई है कि किस प्रकार जो ऊर्जा का संग्रहण होता है। तो ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।